हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगतबीर सिंह एंड यू आर वाचिंग शर्मा क्लासेस। तो जैसा कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। नो मैटर आप सीबीएसई से हों या आईसीएसई से हों या किसी भी बोर्ड से हो, यूपी एमपी किसी भी बोर्ड से, ये चैप्टर हर बुक में होता है, पहले नंबर पे होता है। कुछ बुक्स में चैप्टर मैं बता चुका हूँ कि मर्ज है, मतलब कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, ये चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। कुछ बुक्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर कुछ आगे के टर्म्स, नए टर्म्स, बहुत ही शानदार टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला टर्म देखते हैं क्या है। पहला टर्म आज जो हमारे पास है वो है सॉल्वेंट। अकाउंट्स में सॉल्वेंट किसको कहते हैं? सॉल्वेंट कौन से पर्सन को कहा जाता है? तो सॉल्वेंट है अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब इसको DEBTS को कुछ लोग डेप्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये डेट्स है, DETS ऐसा पढ़ा जाता है, इसमें भी बी साइलेंट है, ठीक है। तो अ पर्सन और एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब वही कोई बिजनेस या कोई फर्म, विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब कि आपने किसी से उधार लिया हो और आप वो चुकाने के लिए काबिल हो, सक्षम हो, तो आप सॉल्वेंट हैं, ठीक है। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में कोई भी पर्सन या बिजनेस के अलावा भी मान लेते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कोई भी पर्सन अगर अपने डेट्स को पे कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है अपने डेट्स को, तो वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉल्वेंट। कौन सा पर्सन अपने डेट्स को पे करने के लिए लायबल होता है या मान लेते हैं कि वो पे कर सकता है, सक्षम होता है, तो वो होता है सॉल्वेंट पर्सन। उस पर्सन को कहते हैं सॉल्वेंट। ये साइंस वाला सॉल्वेंट नहीं है, ये अकाउंट्स वाला सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब भी अलग होगा, ठीक है। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का उल्टा होता है इनसॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का उल्टा क्या होगा? कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी इंटरप्राइज जो कि अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता, जो कि अपने डेट्स को पे करने के लिए सक्षम नहीं है, वो इनसॉल्वेंट होता है। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट, ठीक है। वही बात है, बस सॉल्वेंट जो है वो सक्षम होता है पे करने के लिए अपने डेट्स को, और इनसॉल्वेंट अपने डेट्स को पे करने के लिए सक्षम नहीं होता, ठीक है। डेट्स का क्या मतलब है? सिंपल है, यहाँ भी लिखा नहीं हुआ है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन डेट्स का ये मतलब है तब तक के लिए समझने के लिए कि आपने किसी को उधार दिया और उसको आपको पैसे चुकाने होते हैं, ठीक है। तो यही डेट्स हैं। अब देखते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है बैड डेट्स, बुरे डेट्स, ठीक है। ये क्या टर्म है? बैड डेट्स कैसे हो गए? मतलब ये बुरे डेट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है? इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। मतलब कि किसी पर्सन ने आपको पैसे देने थे, अब वो पैसे क्यों देगा? मतलब कभी ना कभी आपने उसको उधार दिए थे, और जब वो लौटाने आता है तो हमारा डेटर हुआ। लेकिन बैड डेट्स किस केस में होते हैं? बैड डेट्स उस केस में होते हैं जब वो पैसे लौटाने नहीं आता, ठीक है। वो हो जाता है चालाक और वो पैसे वे देने नहीं आता है, ठीक है, जो भी उसकी मजबूरी रहती हो, तो बैड डेट्स बन जाते हैं। थे वो केवल डेट्स, लेकिन वो बैड कब हो गए? जब वो पर्सन बैड हो गया, ठीक है। जिसने आपने जिसको उधार दिया था वो पर्सन ही बैड हो गया, तो उसने जो डेट्स लिए थे, जो उधार लिए थे, वो बैड डेट्स हो जाते हैं। तो इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। सिंपल सी बात थी, ठीक है। ये हो गया बैड डेट्स। अगला टर्म है हमारा ड्राइंग। तो अब बहुत लोग सोचेंगे ड्राइंग मतलब ड्राइंग वो वाला ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग करनी होगी। अकाउंट्स में ड्राइंग का बिल्कुल ही अलग मतलब है। क्या मतलब है ड्राइंग का? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग का एक सिंपल सा मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल यूज, ठीक है। अब पर्सनल यूज क्या है? पर्सनल यूज, इसमें यूज जरूर करना है ये टर्म, जैसा कि एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जो भी डेफिनेशंस हम लोग लिखते हैं, जो भी मीनिंग लिखते हैं, या जो भी आप बुक से तैयार करते हैं, उसमें आपको कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो
ऊपर ऊपर से आपको दिख रहे हो। आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है, एग्जाम में वो कीवर्ड के साथ अपना बनाया हुआ आंसर लिखना होता है, जिससे आंसर आपको लगेगा कि हाँ वही आंसर है, टीचर को लगेगा वही आंसर है जो आपने बुक से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बात अलग हो गई। ड्राइंग्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स की बात हो गई है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जब भी बिजनेस का ओनर कुछ पैसे निकालेगा या कुछ गुड्स निकाल लेगा, अपने ही दुकान के कुछ गुड्स निकाल लेता है, तो उसको कहते हैं ड्राइंग। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए निकाली गई कोई भी चीज़ बाय द ओनर होती है क्या? ड्राइंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारा क्या है? एंट्री। अब एंट्री का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई एंट्री करेगा, इसका क्या मतलब है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। बहुत ही सिंपल सी बात थी। मतलब क्या? जब एक ट्रांजैक्शन या एक इवेंट, एक घटना या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लेते हैं किसी ने कुछ खरीदा है, किसी ने कुछ बेचा है, जब आप इस बात को, इस घटना को, इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंट्स की बुक में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ है? एंट्री हो गई है। सिंपल सी बात है, कह देते हैं एंट्री है। ठीक है, तो ये होता है एंट्री। तो 5 टर्म्स हम लोगों ने आज फिर से देखे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला था सॉल्वेंट, जो अपने डेट्स को पे करने के लिए कैपेबल है। इनसॉल्वेंट, जो अपने डेट्स को पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। बैड डेट्स, आपने रिकवरी नहीं कर पाया, मतलब कि आपने डेट्स क्लियर नहीं कर पाए, आपने किसी को उधार दिया था, आपने किसी को डेट्स क्रिएट हुए थे कुल मिला के, और वो डेट्स क्लियर नहीं हुए, तो बैड डेट्स हो गए। ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसे निकाले या गुड्स निकाले, तो ड्राइंग्स हो गई। एंट्री मतलब आपने किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को, बस वो घटना और इवेंट पैसों में होने चाहिए, मतलब कैश इन्वॉल्व होना चाहिए उस घटना में। ठीक है, तो आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, आप उसको एंट्री कर देते हैं उसकी, तो बस इसका मतलब है एंट्री। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।